ट्विस्ट आया और ट्विस्ट के बाद जो है वो ईरान भी पीछे हट रहा है और अमेरिका भी पीछे हट रहा है। उसके बाद से फिर उनका रवैया बदला हुआ है, हम्म। क्योंकि उस मीटिंग में शायद उनको कहा गया है कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। जो स्टेट वहाँ पर मौजूद है उसको अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे या उसको शामिल नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे। ट्रम्प सब फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और थोड़ा जल्दी में भी हैं और वो चाहते हैं, तो इसलिए वो जितना प्रेशर दे सकते हैं ना वो दे रहे हैं। ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जो है अगर हम ईरान को मौशी तौर पे कमज़ोर करेंगे सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली ईरान जो है वो हमारी बात मान लेगा। एक टैक्टिक ये भी प्ले कर रहे हैं ट्रम्प। ईरान की जो लीडरशिप है, ये जो इतने 47 सालों से हम देखते आए हैं उन्हें, जी। जो उनका जो एक रवैया रहा है वो मेरा नहीं ख्याल कि मुआशी दबाव से कोई उनका वो होगा। गवर्नमेंट इस तरह के मेजर लेगी कि वो कम से कम चलता तो रहे ना। अब डेफिनेटली देखें हमारे डेफिनेटली। दूसरे जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, वो अब इंडिया में राशनिंग शुरू होगी पेट्रोल की, बांग्लादेश में पहले दिन से ही शुरू होगी, श्रीलंका में कोई हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहरी दिफा में भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हंगोर आबदोज जिसका हम जिक्र हमेशा से सुनते थे कि 1971 के बाद जो है वो उन्होंने इंडिया का एक बहरी जहाज़ तबाह किया था और अब जो है वो दोबारा से आबदोज को लॉन्च कर दिया गया है। कितनी बड़ी कामयाबी है। अब फिर चाइनीज़ के साथ मिलके पाकिस्तान ने इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया है। वो प्रोबेबली 8 मेरे ख्याल में सबमरीन्स वो हो रही हैं, आज कमीशन हो गई हैं। डिफेंस वाइज अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आप बेशक सोने की रोटी भी खा रहे होंगे तो दूसरा आके झपट लेगा। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, तो अगर आप वैसे ताकतवर हैं तो वो आप किसी को कोई कुछ भी खा रहे होंगे तो झपटने नहीं देगा। अपना घर बनाना सबका ख्वाब होता है। वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो आज एक अपना घर के हवाले से एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें कर्ज़ दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए तक और लोगों को ये बहुत बड़ी सहूलत दी जा रही है कि वो जो है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है उस पैसे को पे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इन स्कीमों के साथ ना वो भी सिंप्लीफाई होना चाहिए, वो आसान होना चाहिए। आपको 1 विंडो 1 क्लिक पे ये चीज़ें होनी चाहिए आपको, और ज़्यादा चक्कर नहीं काटने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। खुरम शहजाद साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। अमार साहब जो हैं वो अपनी कुछ मसरूफियात के बाइस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। नाजरीन, आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हमने देखा पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि ईरान और अमरीका की जंग के हवाले से मज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, लेकिन इन चीज़ों में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि अब जो है वो ईरान भी पीछे हट रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अमरीका की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। आज हम बात करेंगे कि ईरान और अमरीका में अब वहाँ पे डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका ये बात कह रहा है कि अबनाए हुर्मज़ अगर ईरान ने ना खोला तो हम एक नया आलमी इत्तेहाद बनाएंगे। अब उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हो सकते हैं, ज़रा इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है जब सारी ये सिचुएशन हो रही है तो इस पे पाकिस्तान की मीशत पे भी असर पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो डेफिनेटली सी बात है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल महंगा हो सकता है। इस पर ज़रा बात करेंगे कि अब जो है वो मौशी नुकसानात पाकिस्तानी आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो है वो बहरी दिफा में भी पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, ज़रा उस पर भी बात करेंगे। हंगूर आबदोज पाकिस्तान नेवी ने लॉन्च कर दी है, इसका मकसद क्या है और पहले अगर हम 1971 की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ आज सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि वो जो है वो 6 मई को मानसेरा में एक जलसा करने जा रहे हैं। एक तरफ जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो खबरें इस तरह से आ रही हैं कि क़यादत नाराज़ है, क़यादत अपने तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो बहुत सी ऐसा इंतशार फैला हुआ है। एक तरफ हलीमा खान है, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा हैं। देखना ये है कि अब जो है ये वाकई आपस में एक साथ हैं या नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में कुछ तब्दीलियाँ भी आएंगी। वो तब्दीलियाँ क्या होंगी, आज ज़रा इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो खुरम साहब। बहुत शुक्रिया रिमशा, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स लेके आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है खुरम साहब, काफ़ी दिन के बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हैं। कवर करना है, बिल्कुल ऐसा हमारे ही साहब को भी कवर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ईरान अमेरिका जंग मज़ाकरात इस्लामाबाद में होने थे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक ट्विस्ट आया और ट्विस्ट के बाद जो है वो ईरान भी पीछे हट रहा है और अमेरिका भी पीछे हट रहा है। पहले तो ये बताएं कि अब इनको दोबारा एक टेबल पे हम किस तरह से ला सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीछे हट रहा है, क्योंकि जो अलायंस की बात सदर ट्रंप कर रहे हैं वो बातों की हद तक तो एक खूबसूरत आइडिया है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। कितना बड़ा अलायंस आ जाएगा अगर आप ईरान को साइड पे छोड़ेंगे तो ईरान आपको तंग करता रहेगा, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आइडिया है। तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स ज़रूर हैं, क्योंकि मुज़ाकरात
में डेडलॉक है, तात्तुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं। अच्छा। अभी भी एक ड्राफ्ट ऐसा है जिस पर जो है सदर ट्रंप और उनके जो साथी हैं हुकूमत के, वो उस पर बातचीत कर रहे हैं और उसको गौर कर रहे हैं, और उसमें की पॉइंट जो है जिसकी वजह से ये इतनी सारी बातें, कल ट्रंप साहब ने गन भी दिखाई जी और जी जी वो बिल्कुल। धमकियाँ भी आ रही हैं दोबारा से, वो ये है कि जो ईरान की फाइनल प्रपोजल गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है जी कि आप अपने हरमज़ पे बात कर लें पहले, जी। तो जो न्यूक्लियर इशू है इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे और सेटल कर लेंगे, और फिलहाल जो है आप नाए हरमज़ को सेटल करें, और जंग बंदी तो है इसको एक्सटेंड कर देते हैं, जंग ख़त्म करते हैं और अपना हरमज़ खोलते हैं, और उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर पे टॉक्स कर लेते हैं। अच्छा। ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये ईरान की फाइनल प्रपोजल है। अब जाहिर है वो उसमें जो सदर ट्रंप है उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं होता। अच्छा। ही नीड्स अ ट्रॉफी। तो वो तो कैसे मिलेगी ट्रॉफी? तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो उनका? ट्रॉफी उनकी ये है कि अगर उनको यूरेनियम पे कुछ उनको सक्सेस हो जाए और उनकी बात किसी हद तक भी मानी जाए, तो वो अपने अवाम को या जो उनके वोटर्स हैं उनको कह सकते हैं कि देखो मैंने ईरान से मनवा लिया, उनको डीन्यूक्लियराइज कर दिया, और जो ओबामा नहीं कर सका, जो बाइडन नहीं कर सका, जो दूसरे प्रेसिडेंट्स नहीं कर सके, वो मैंने कर दिया है। तो वो देख रहे हैं उसको, और ईरान जो है वो उसको देने के मूड में नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर ईरान को देखा जाए तो ज़ाहिर है वो भी रिलेक्टेंट है उस तरह, वो नहीं करना चाह रहे। अब आपको अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता हफ्ते जब ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जब वो पाकिस्तान आए, फिर वो ओमान गए, फिर वो रशिया गए, और वहाँ पे तीनों जगह पे उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स की और मुशावरत की, तो उन्होंने यही अपने जो है कंसर्न्स ज़ाहिर किए थे और अपनी तरफ से जो तजावीज़ लेके आए थे, वो फिर पाकिस्तान दोबारा आए, एक दफ़ा जाने के बाद फिर दूसरी दफ़ा आए, तो वो फिर पाकिस्तान ने ड्राफ्ट तैयार करवा के तो वो भिजवाया सदर ट्रंप को, और फिर अभी उन पर एक सदर ट्रंप ने अपनी एक सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी की वहाँ पे, और उसके बाद से फिर उनका रवैया बदला हुआ है, क्योंकि उस मीटिंग में शायद उनको कहा गया है कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो उसके बाद से अब वो प्रेशर टिकटक्स जो है उस तरह के कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान पर दबाव डाल के उस पर कर लिया जाए। लेकिन अब देखें कहाँ तक ये कहानी कितनी लंबी जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो अलायंस वाला आइडिया है ये कोई प्रैक्टिकल आइडिया है। हो सकता है अनाउंस हो भी जाए, हो सकता है कंट्रीज एग्री कर भी जाएं, लेकिन इवन अगर आप रशिया को भी डाल देंगे, अगर आप चाइना को भी डाल देंगे, जो स्टेट वहाँ पर मौजूद है उसको अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे या उसको शामिल नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे? वो यही बात है ना, जिसे आप कह रहे हैं कि रशिया और चाइना को डाल देंगे। मैं देख रही थी कि पुतिन और ट्रंप की कोई तकरीबन 1.5 घंटा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये रशिया और चाइना का टिल्ट जो है वो ईरान की साइड पे है, तो कैसे सदर ट्रंप जो है वो इनको आपस में इकट्ठा कर सकते हैं? बिल्कुल ये ऐसे ही है ना, क्योंकि वो तो अलाइज हैं किस्म के, रशिया और चाइना जो है वो ईरान के। अभी ऐसे ही होता है कि हम आम अगर आपकी किसी से लड़ाई चल रही है और बंदा बात ना माने और आप चाहते हो कि लड़ाई खत्म हो जाए, तो आप उसके किसी दोस्त से बात करते हैं कि यार देखो यार मैं इतना कर चुका हूँ और इतनी टस से मस नहीं हो रहा, तो उससे कुछ समझो क्या करना है। बिल्कुल ऐसा ही तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा उस तरह की एक्सरसाइज है कि वो, क्योंकि अब ट्रंप आगे एक तरह की बंद गली में, नो डाउट ईरान भी बंद गली में है, ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो तो बिल्कुल कॉर्नर हुए हैं, तबाही बहुत ज्यादा हो गई है, लोग बड़े बड़े तंग हैं, महंगाई है, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में ट्रंप भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि तनाज़ा खत्म हो, लेकिन वो चाहते हैं अपनी टर्म्स पे हैं। तो अब वो ईरान अपनी टर्म छोड़ता है या वो अपनी टर्म छोड़ता है, बज़ाहिर तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू लग रहा है। तो मेरा ख्याल है वो ट्रम्प सब फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और थोड़ा जल्दी में भी हैं और वो चाहते हैं, तो इसलिए वो जितना प्रेशर दे सकते हैं ना वो दे रहे हैं। तो अब देखेंगे कितना उनको कामयाबी होती है, लेकिन लगता नहीं है कि लगता नहीं है जल्दी में आके, तो वो यू टर्न्स भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, उनकी बात पे जो है ना वो कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन वो अमेरिका ये भी कहता है, ट्रंप ये भी कहता है कि जो है अगर हम ईरान को मौशी तौर पे कमज़ोर करेंगे सबसे पहले, तो ऑटोमेटिकली ईरान जो है वो हमारी बात मान लेगा। एक टैक्टिक ये भी प्ले कर रहे हैं ट्रंप। देखिए वो मेरा ख्याल है उनकी ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। अच्छा। उसमें काफ़ी उनको कामयाबी मिल भी रही है, क्योंकि जो ब्लॉकेट किया है उन्होंने उससे उनको काफ़ी ईरान को धचका तो लग रहा है, और फिर ज़ाहिर है जो जितना प्रोलॉन्ग करेगा ये जंग जाएगी, उनके लोगों की हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे, जब उनकी आप एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और वो तेल नहीं बेच सकेंगे और महंगाई बढ़ रही है, करेंसी का बहुत बुरा हाल हो चुका है उनका, तो वो मसाइल तो हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप किसी को बिल्कुल दीवार से लगाने पे आते हो, नीचे गिराने पे आता, तो जो गिरा होता है वो कहता है यार मैं तो गिरा हूँ, ठीक है। तो वो ईरान की जो लीडरशिप है, ये जो इतने 47 सालों से हम देखते आए हैं उन्हें, जो उनका जो रवैया रहा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि मुआशी दबाव से कोई उनका वो होगा, ठीक है। तो उनको इन दोनों को मिलकर किसी एक नुक्ते पे आना होगा जिससे दुनिया में सुकून है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है नुकसान ईरान का बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसा मैंने कहा बहुत तबाही हो गई है, लोग बदहाल हैं, लेकिन दुनिया का भी तो हो रहा है। अब हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइसेस, बिल्कुल मैं उसी साइड पे आने सॉर्ट आउट करना चाहिए इनको।
बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इसका बड़ा बैडली इफेक्ट हो रहा है खुरम साहब। तो अब पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को देख कैसे रहा है? पाकिस्तान अब क्या सोच रहा है, किस तरह हैंडल होंगी ये सारी चीज़ें? देखें, इस जो जो भी सिचुएशन इसमें डेवलप हुई है ना, इसमें जितने ज़्यादा स्टेक्स ईरान और अमेरिका के बाद जी। जितने ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व पाकिस्तान के थे, मेरा ख्याल है इतने शायद किसी और के किसी और नहीं के थे। नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो तो ऑलरेडी ईरान से उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही ठीक है। है। और हम बिल्कुल बॉर्डर पे थे, हम्म। हमें दोनों साइडों से हमें कवर करनी थी चीज़ें, और वो हमने बड़ी अच्छी तरीके से की। ठीक है, नो डाउट, पाकिस्तान नो की डाउट। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा प्ले किया हो जितना हम्म। अभी किया है। तो वो तो बहुत ही अच्छा इन्होंने डिप्लोमेटिकली भी अच्छा प्ले किया। इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा है वहाँ के साथ। ठीक है, पहले वो कहते हैं ना हमारे आम लैंग्वेज में कि पहले हल्ले में ही इन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दी कि वो हमें लगा कि यार इतना ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद कुछ कम की, फिर दोबारा बढ़ा दी, पिछले हफ्ते बढ़ाई, और अभी फिर आज हम सुन रहे हैं कि अच्छी खासी सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल ऐसा अल्लाह ही करे है। ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब ज़ाहिर है एग्जैक्ट सिचुएशन तो जो कहते हैं ना कोई अंदर बैठा होता है उसी को पता होती है, लेकिन थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी कुछ इस मौके अच्छा। को वो कर रही है, और शायद इतने ज़्यादा कीमतें इनको नहीं बढ़ानी चाहिए, इससे कम बढ़ानी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दिस, जैसे कि मैंने कहा कि जो बंदा अंदर होता है उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है। अब दूसरी तरफ देखें ना कि अगर आयल आ ही नहीं रहा, ठीक है, अगर बिल्कुल रास्ते ऐसा ही। बंद हैं, आपने पूरा एक मुल्क चलाना है, इसमें आपने बिजली 24 घंटे पैदा करनी है, आपने ट्रांसपोर्ट को मूव रखना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट इस तरह के मेजर लेगी कि वो कम से कम चलता तो रहे ना। अब डेफिनेटली देखें हमारे डेफिनेटली। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, वो अब इंडिया में राशनिंग शुरू होगी पेट्रोल की, बांग्लादेश में पहले दिन से ही शुरू होगी, श्रीलंका में कोई हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और दुनिया में जो आज अभी लेटेस्ट थोड़ी देर पहले हम जो चेक कर रहे थे, $114 बैरल जी पहुँच बिल्कुल गए वो। पहुंच ठीक गया। है, तो अब इन सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को देखनी पड़ती हैं, लेकिन जब हम आवाम का देखते हैं, आवाम को बुरा हाल है। मतलब हम जैसे लोग जो उनको मिडिल बड़े क्लास बड़े या अपर प्रॉब्लम्स मिडिल हो रहे क्लास, हैं। बिल्कुल उनको ठीक ठीक प्रॉब्लम है, हो रहे हैं। मिडिल क्लास में दफ्तर आने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है, और कहीं जाने से पहले 100 दफ़ा सोचता है कि यार ये चीज़ें हैं। जी। तो आवाम का तो बहुत बुरा हाल है, नुकसान हो रहा है। तो अब हुकूमत को इसमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा कीमतें ना बढ़ाए, जितनी मुनासिब है इतनी बढ़ा दें, लोगों का भी ख्याल करें और अपना भी करें। लेकिन शायद ये है कि हुकूमत के पास भी ज़्यादा रूम ना हो, जो चीज़ें चल रही हैं। तो अगेन बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, अब उसका असरात तो सब पे पड़ रहे हैं। तो वो तो अब वज़ीर आज़म साहब आएंगे, खिताब करेंगे, हाँ, तो आवाम फिर को एतमाद में लेंगे, तो फिर भी कुछ हम्म, अंदाज़ा हो सकता है कि क्या मेरा होगा। ख्याल है कि इसमें जो जो कर सकते हैं वो, ज़ाहिर है जी हमारी बात तो किसी ने नहीं जी माननी, जी हम जी। तो एक सजेशन ही दे सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल। है, इन्हें टैक्सेस स्लैश कर देने चाहिए, हाफ कर देने चाहिए। अच्छा। अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं भी जी करते जी तो जी। वो उन्हें ख़त्म इतने कर देने चाहिए कि चलो थोड़ा बहुत रेवेन्यू पे कंप्रोमाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखें तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं, कुछ ना कुछ हैं आपके पास, पैसे इतने बुरे हालात नहीं है, मतलब चल रहा है गुजारा ना। तो जो आपने पिछले दिनों कुछ आपने ट्रांजेक्शन थी, आपने कुछ चीज़ें वो पे कर दिए बैक हैं, की, पे बैक किए हैं, तो बिल्कुल। उसके बावजूद आपके पास पैसे आ गए कहीं और से। सऊदी अरब ने बहुत मदद की, बिल्कुल तो ऐसा ही है। हमारे फॉरेन रिजर्व ठीक हैं, मतलब स्टेबल है। तो इनको गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सा स्पाइन दिखानी चाहिए कि टैक्सेस कुछ अर्से के लिए कम करके, तो बजाय इसके तरीके कि पिछली दफ़ा 26 रुपये की लेवी ज़्यादा डाल दी, ठीक है, तो उसको कम ख़त्म करें, और उससे पहले जो टैक्सेस हैं उनको स्लैश करें, हाफ करें, ताकि मिल के आवाम के साथ बोझ सहें ना। तो अगर आप कीमतें भी बढ़ रही हैं, साथ टैक्सेस भी उतने हैं, बल्कि उल्टे बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादती वाली बात। मैं तो कहती हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब की जो ये किफ़ायतशारी मुहिम थी, इसको भी जो है वो उनको बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए। वो हमने कुछ फुटेजेस भी देखी थी, जिस तरह से जो वज़रा हैं वो एक शाहाना प्रोटोकॉल के साथ जा रहे होते हैं। ज़रा इसको अगर स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर लें तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जी जी, सकता है। बिल्कुल बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जो इनको अपने जो कैबिनेट मीटिंग वगैरह हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन करनी ऑनलाइन कर चाहिए। देनी वो चाहिए। तो वो आप ठीक कह रही हैं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है हमारे यहाँ, खाली अनाउंसमेंट्स होती हैं, चलें, ये इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं। खुर्रम साहब हम जंग के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं। अब अच्छी ख़बर ये है कि बहरी दिफा में भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हंगोर आबदोज़, जिसका हम जिक्र हमेशा से सुनते थे कि 1971 के बाद जो है वो उन्होंने इंडिया का एक बहरी जहाज़ तबाह किया था, और अब जो है वो दोबारा से आबदोज़ को लॉन्च कर दिया गया है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी। 1971 में जो है पाकिस्तान की नेवी ने पहले हल्ले में ही उनको उड़ा दिया था, और पूरा बिल्कुल एक ऐसा बहुत ही बड़ा है। जहाज़ उन्होंने डुबो दिया था। और उसमें उस वक्त तकरीबन 200 के करीब जो उनके सेलर थे या
मैन ऑफ नेवी थे, उनको वो डूब गए थे और हलाक हो गए थे। तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और उसके बाद से पाकिस्तान नेवी जो है वो वाटर्स पे रूल करती आ रही है जी और जी बड़ी जी इसके अंगोर का बड़ा जो है रोल है उसमें। पाकिस्तान की सारी जो नेवल स्ट्रेंथ है और जो समुद्रों पे हुक्मरानी रही है उसमें उसका है। तो ये 2006 में इसकी पूरी हो गई थी लाइफ सब दोस्त की, और फ्रेंच ऑफ दोस्त थी बेसिकली। अच्छा और जो है एक तो ये वाक़या है उस जहाज़ वाला जो उन्होंने डुबाया था, उसके अलावा भी इसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ थी समुंदर में, और इसकी वजह से पाकिस्तान नेवी बड़ी स्ट्रांग थी और डरते थे लोग कि यार इनके पास इस तरह की आफतोज़ हैं और वो करेंगे। तो फिर 2006 में ये इसकी लाइफ पूरी हो गई थी। उसके दौरान फिर पाकिस्तान नेवी कुछ और आफतोज़ों पे भी काम करती रही। आपको याद होगा अगुस्टा जी आफतोज़ जी उन्होंने बिल्कुल उस बिल्कुल पे भी जो फ्रेंच के साथ मिलकर किया था काम। तो अब फिर चाइनीज़ के साथ मिलकर पाकिस्तान ने इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया है। वो प्रोबेबली 8 मेरे ख्याल में जी सबमरीन्स जी वो हो रही हैं, आज कमीशन हो गई हैं, सदर पाकिस्तान हाँ जी वहाँ उधर मौजूद थे। मौजूद है चाइना में। तो वो बड़ी कामयाबी है और उससे जो है मज़ीद पाकिस्तान नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो होगी इसमें। मेरा ख्याल है कि अब वैसे भी पाकिस्तान नेवी ठीक थी खित्ते में, लेकिन जो हमारे पड़ोसी वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह उनके हैं तो अब वो मज़ीद फास्टे बढ़ेंगे। आपको याद होगा पिछले साल जब मई में ही सारा जी कुछ जी हुआ जी था, बिल्कुल तो पहले वो विक्रांत गालबन है हाँ जी उनका वो निकला था, और फिर जब पाकिस्तान नेवी ने मूवमेंट शुरू की थी तो वो वापस चला गया था, अपने चला गया पानियों था से भी पीछे चला गया था। बिल्कुल ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में वो वहाँ से भी नहीं निकलेगा जहाँ से वो पार्क होता बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो ये वाकई बहुत बड़ी नो डाउट कामयाबी है। और इसमें मैं कुछ देख रहा था, ये इंतहाई लेटेस्ट किस्म की आफतोज़ है जी सबमरीन है, और इसमें एक तो स्टेल्थ इसमें है सिस्टम, हम्म ये बिल्कुल उसको पता नहीं चलता। और दूसरा जो ज़ेर ज़मीन जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें माहिरीन का ये कहना है कि इससे अच्छा वर्जन शायद ये कुछ हो जो अच्छा खित्ते में जो इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो अच्छी बात है, 8 आ जाएंगी, अल्लाह करे और भी हों, और हमारे इंशाल्लाह 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 समंदर में भी हुक्मरानी कायम रहे तो हमारे मुल्क के दिफा के लिए बड़ी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी सी बात शायद लंबी हो जाए, जो अभी देखा लोगों ने पिछले कुछ 2-3 साल के अरसे में कि इकोनॉमिक पावर होना इटसेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी लेकिन डिफेंस पावर होना शायद ज़्यादा आई गेस इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है, बिल्कुल ऐसी हरकत तो इकानमी तो चलो आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप वो रूखी सूखी खा के तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप डिफेंसिव मतलब डिफेंस वाइज अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आप बेशक सोने की रोटी भी खा रहे होंगे तो दूसरा आके झपट लेगा। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है है, तो अगर आप वैसे ताकतवर हैं तो वो आप किसी को कोई कुछ भी खा रहे होंगे तो झपटने नहीं देगा। तो उसमें जो है मेरे ख्याल में जो 70s में जो पॉलिसी थी कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वो बड़ी ठीक थी और अभी भी हमें उसी पे अमल करनी चाहिए और इस तरह की मज़ीद टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान ये काम कर रहा है और बहुत जी जल्दी बिल्कुल हमें अच्छी खबरें मिलेंगी। बिल्कुल। अच्छा एक अच्छी खबर और भी है, अपना घर बनाना सबका ख्वाब होता है। वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो आज एक अपना घर के हवाले से एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें कर्ज़ दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए तक, और लोगों को ये बहुत बड़ी सहूलत दी जा रही है कि वो जो है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है उस पैसे को पे कर सकते हैं। तो ये भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब जहाँ हम ये इकोनॉमिकली चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक तरफ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, ये भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है ये भी। नहीं बिल्कुल रिलीफ है, और हुकूमतें सारी ऐसे मंसूबे बनाती हैं और इस हुकूमत ने भी बनाया। मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट हो गया, ये ज़रा अच्छा अर्ली कर लेना चाहिए था, मतलब अब हाँ 2 साल हो गए हुकूमत को अभी आकर लॉन्च किए, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। अगर आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जी जी तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनके पास घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, किराए पे गुजारा बड़ा मुश्किल हो बहुत जाता है फिर इन ज़ाहिर है। हालात में, और आपकी आधी से ज़्यादा जो तनख्वाहदार लोग उनकी तो सैलरी सैलरी में उसमें चली चली जाती जाती है। है किराए में, और वो काफ़ी मुश्किलात होती हैं लोगों को, और ये बड़ा अच्छा प्लान है। लेकिन इसके साथ जो जहाँ पे आम लोगों को सफ़र करना पड़ता है वो है बैंकिंग सिस्टम और लोन सिस्टम का। जी ठीक है, मेरा ख्याल है इन स्कीमों के साथ ना वो भी सिंप्लीफाई होना चाहिए, वो आसान होना चाहिए। आपको 1 विंडो 1 क्लिक पे ये चीज़ें होनी चाहिए आपको, और ज़्यादा चक्कर नहीं काटने चाहिए, और जो इंस्टॉलमेंट्स का जो सिस्टम है वो ईजी होना जी चाहिए, जी जी और कुछ इस तरह की जो ये जो इंसेंटिव्स पेपर वर्क्स और बाकी एग्जैक्टली सारी पेपर चीज़ें वर्क और फिर जो हरासमेंट और फिर एक काउंटर से दूसरे काउंटर और तीसरे बिल्कुल काउंटर, शरीफ आदमी हमारे जैसा बंदा जिसे नौकरी भी करनी है और साथ वो भी करनी हो, इवन बिजनेस भी करना हो नो तो वो दुकान छोड़ के बैंक में ही अगर चक्कर लगाता रहेगा या वो करता रहेगा तो वो काफ़ी मुश्किल, फिर भी लोग करते हैं बेचारे, ज़ाहिर है जो उन्होंने करना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर जो रिटर्न होता है इस स्कीम में पैसों का,
वो भी इसीलिए मुश्किल हो जाता है, कम उसकी शरह होती है कि वो फ्रेंडली नहीं होता रिटर्न सिस्टम जो है। जी। तो इसको गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बाकी स्कीम्स तो ज़ाहिर है अच्छी आती रहती हैं और वो हर गवर्नमेंट लाने की कोशिश करती है, इन्होंने भी लेके आई और बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये उसको थोड़ा बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बैंकिंग सिस्टम वाला जो लोगों को आप वाली बात के जाके पेपर वर्क करना पड़ता है बैंक के, कभी एक काउंटर दूसरे काउंटर के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है वो हुकूमत को प्रॉपर्ली सोचना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर एक तो हम ये बात करें हुकूमत की बात करें, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की बात ना की जाए तो वो भी ज़्यादती ज्यादती होगी उनके साथ। हमारे साथ भी उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आजकल सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जलसे भी कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही। आज भी उनका अदालत में केस लगा हुआ था। सलमान सफ्दर साहब ने जो है वो दलाइल भी दिए। उसके बाद जो है एक तरफ लड़ाई भी चल रही है अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की, दूसरी तरफ क़यादत के हवाले से भी आ रही हैं कि तब्दीलियाँ भी होंगी। क्या सिलसिला चल रहा है तहरीक इंसाफ? मेरे ख्याल है पीटीआई हैज़ लॉस्ट इट्स केस और वो उनकी अपनी वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि अब इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, मतलब इमरान खान साहब जो एक है वो वज़ीर जी, आज़म जी। रहे हैं, उनका वो एक है मकाम, वो ज़ाहिर आज भी उनको लाखों लोग चाहते हैं, उनका एक पूरा एक पॉपुलैरिटी है, सारा कुछ है। उनकी बहुत सारी चीज़ों के हम भी मदा रहे हैं, हम भी वो कहते रहे हैं कि अच्छी बातें की हैं उन्होंने। लेकिन आपको बहुत सारे जो आपकी डिसीजंस होते हैं ना, जी। वो आपको बहुत टाइमली लेने होते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली खान साहब के डिसीजन जो है ना, वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं। बहुत सारे डिसीजन जो उन्होंने करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, और बहुत सारे डिसीजन जो उन्होंने किए हैं वो गलत किए हैं। फॉर एग्जांपल एक उनकी आदत है कि वो जब से हम उनको देख रहे हैं, जब से पीक पे आई है ये पार्टी, उन्होंने कभी अपने पार्टी के लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया। ट्रस्ट इशू है उनका, वो हमेशा बाहर के बंदे पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब आप देखें ना, जब पीटीआई थी, जब बिल्कुल नई आई थी पावर में, और ये वो अपने सारे उन्होंने वर्कर्स को छोड़ दिया और उनको ले आए, लोटों को ले आए, और उनको वो जो वो इलेक्टेबल्स जो है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने फिर जो पार्टी का अशर किया वो सबके सामने है, ठीक है। और कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, वर्कर्स को साइड पे करके और उनको करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो महमूद अचकज़ई साहब वाला उन्होंने काम किया, जी बिल्कुल। अच्छा, इससे भी पहले जो पार्टी लीडरशिप की बात थी, तो बजाय इसके कि अपने को वर्कर्स को करते हो, उन्होंने वकीलों के हाथ में पार्टी दे दी, ठीक है। बैरिस्टर गौर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तेज आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, और ऑनेस्ट भी हैं, उनके साथ फेथफुल भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी जगह कोई पार्टी का वर्कर चेयरमैन होता जो उस वक्त होता, तो शायद वो मे भी कुछ बेहतर सिचुएशन होती। संभाल सकता है, ना सकता है, लेकिन पार्टी की अपनी ओनरशिप तो होती ना, ठीक है। इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, ठीक है, बहुत काबिल आदमी होंगे वो, लेकिन आप उनकी पीटीआई में क्या स्ट्रगल है? नो, ठीक है, तो आपने उनको उठा के लगा दिया। फिर अभी जो महमूद अचकज़ई साहब वाला उन्होंने काम किया, बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर वाला, ठीक है, उनको आप उनका मजाक उड़ाया करते थे स्टेज पे खड़े होके, और सबको पता है। अब आपने पार्टी यहाँ तक उनके हवाले कर दी कि वो फैसला करेंगे कि आपने जलसा करना है या नहीं करना, मुजाहरा करना है या नहीं करना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये भी गलत है। फिर आप पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आप किसी एक को नहीं कहते कि यार आप साइड पे हो जाओ, आप सबको साथ, वो ठीक है, आपको एक लेके चलते हैं, हाँ। चलना होता है, लेकिन उसकी भी एक शक्ल होती है, कोई बात होती है। तो उसमें अब जो मतलब मुखालफीन है पीटीआई के, वो उसको कहते हैं कि चूचू का मुरब्बा, वो कहीं या नहीं कहीं नजर आ रहा होता है ना, हर बंदा अपनी बोली बोल रहा है, बहनें कुछ कह रही हैं, चेयरमैन कुछ कह रहा है, सेक्रेटरी जनरल कुछ कह रहा है, अच्छा केपी वाले को अलग कुछ कह रहे हैं, और वो पंजाब वाले अलग, पंजाब में तो फिर नजर ही नहीं आती है पीटीआई। फिर इससे मुस्तदाद ये है कि बहुत सारे मौके ऐसे आए थे जब इमरान खान साहब को स्टेट के साथ खड़ा होना था, ठीक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली, ज़ाहिर है वो तो खुद तो जेल में, हम नहीं कहे उनको ब्लेम कर सकते, लेकिन उनकी पार्टी लेकिन उस टाइम पे ऐसी ट्वीट्स ना करते ना, ऐसा पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो स्टेट के साथ खड़ी हो या एक मामला हल करने की तरफ जाए। तो अब क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, ठीक है, कोर्ट्स में आप केसेस है नहीं, आपको मतलब रिलीफ मिल नहीं रहा, और स्ट्रीट पावर आपकी उस तरह नहीं रही, ठीक है, और वो इसी वजह से नहीं रही कि जो लोग हैं वो कब तक करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी स्ट्रगल एक गलत फैसले की नजर हो जाती है। अब महमूद अचकज़ई के पीछे पीटीआई का वर्कर क्यों निकलेगा? नहीं निकलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 1, नंबर 2, महमूद अचकज़ई साहब ने अपोजिशन लीडर बनने के बाद ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इमरान खान को फायदा हुआ है, कोई भी काम नहीं पीटीआई किया, को फायदा हुआ, कोई भी काम नहीं, हमने तो नहीं देखा।
ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उल्टा अगर पीटीआई कुछ करती है, सुहेल आफरीदी कुछ जलसा करते हैं तो उस पर नाराज होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई ये मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये पूछा क्यों आप नहीं हो रहा, परमिशन। वो नहीं हो रहा। तो ये तो इन्होंने खुद फैसले किए हैं, अपने जी। पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, अपने मामला उठा के दूसरों के हाथ में दे दिए हैं। तो जब आप अपने घर के फैसले दूसरों के हाथ में देते हैं तो फिर यही फिर होता है। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स फिर होती हैं, फिर और यही वो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब ने जो है ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत सी बॉल्स मिस कर दी हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत सारी, आप सही कह रही हैं, बहुत सारी बॉल्स मिस कर दी हैं, उन्होंने खेला ही नहीं उन पे, अब ठीक है, देखते और हैं। जहाँ पे खेला है वो गलत खेला है। हाँ, अब देखते हैं छक्का लगाते हैं, हाँ, चौका तो नहीं, लगाते मेरा हैं। ख्याल है अब वो उनको विकेट समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। चलें देखते हैं क्या होता है। क्योंकि बहुत दूसरी तरफ जो है विकेट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, स्ट्रॉन्ग तो चल रही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुरम साहब टाइम देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और खुरम शहजाद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।